160 मैं भी देखो शायद से बिल बना हुआ मेरा $4-5 का, लेकिन भर देता हूँ इन दिन में। इतना ही अभी तो करंट बना है $0.02, 28-29 रुपए आएगा मुश्किल से। तो तुम्हारा भी एक्सपायर, मतलब ये तो अब तो बिलिंग वाला ही होगा, कोई फ्री वाला तो है नहीं अभी। नहीं, मैं तो क्या बोलते हैं बिलिंग यूज करता हूँ, वो वाला नहीं करता फ्री फंड वाला। लेकिन हाँ, उसमें भी ऐसा है कि मैं बंद करके रखता हूँ बिलिंग। है बिलिंग फ्री वाला है तुम्हारे पास अभी? यही वही सेम अकाउंट ही फ्री वाला होता है, सेम अकाउंट ही आपका बिलिंग वाला रहता है। उसमें अगर आप रिसोर्सेज यूज करोगे तो पैसे लगेंगे, नहीं रिसोर्सेज यूज करोगे तो कोई पैसा नहीं है। नहीं, वो 6 मंथ चलता है, इसलिए मैं कह रहा था 6 मंथ, पहले 1 ईयर चलता था। नहीं, वो सेम ही अकाउंट होता है, अकाउंट 6 महीने ऐसा नहीं होता। आपका ये रहता है कि 6 महीने तक आपके पास फ्री ट्रायल है, 6 महीने के बाद में आपने कोई भी सर्विस यूज करी तो आपको बिलिंग लगेगी उसकी। ऐसा नहीं है कि अकाउंट एक्सपायर हो जाएगा। हाँ। इसका टेक्स्ट साइज थोड़ा बड़ा कर लो, पता ही नहीं पड़ रहा है मुझे। ये सही है। हाँ ठीक है। इसमें देखना है कौन आर्किटेक्चर डॉक्यूमेंटेशन में कुछ है, इसका इंटरनल आर्किटेक्चर है। सब लोगों को ये पता है कि SAS, TSS ये और ये क्या चीजें होती हैं, सारी चीजें सबको नहीं पता होगा, पीडी को नहीं पता होगा, तुमको बताते चलना। मुझे तो कुछ नहीं पता है, बताते चलना ठीक ही है। ठीक है। और क्लाउड पता है पीडी? मैं तो ये सब वर्ड सुने हुए हैं, क्लाउड AWS, यहाँ तक कि वो माइक्रो सर्विसेज भी मेरे साथ बैठी है, मैंने पढ़ाई नहीं है वो। ठीक है, तुम तो बस सिर्फ सुनते जाना, बाकी 3-4 लोग हम जो है वो डिस्कशन करेंगे, जैसे कुछ तो सब समझ में आए तुम्हारे। ठीक है। AWS पे है ना, हम 2 तरीके से डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं, 2 या बहुत सारी सर्विस तरीके से डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं। ये तो हम क्या कर सकते हैं कि खुद से है ना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है ना खुद से मैनेज करें, जिसमें क्या होता है कि मोर ओवर कंट्रोल आपके हाथ में होता है बेसिकली, कि आप कितने रिसोर्सेज यूज करना चाहते हैं कितने नहीं बेसिकली। तो वो होता है आपका किस EC2 इंस्टेंस के थ्रू बेसिकली। इसमें सर्विसेज रहती हैं आपकी डिफरेंट EC2 इंस्टेंसेस कुछ भी नहीं है, सिंपल आपका जैसे लोकल सिस्टम रहता है ना, मेरा सिस्टम कंप्यूटर है, ऐसे क्या बोलते हैं कि हमें AWS ने एक सिस्टम प्रोवाइड कर देता है जिसमें सेट ऑफ रैम रहती है, तुम्हारी हार्ड डिस्क रहती है, जितनी भी तुम परचेज करना चाहते हो बेसिकली। देख लेते हैं कि EC2 इंस्टेंस होता क्या है बेसिकली। जैसे अपन EC2 इंस्टेंस देखेंगे, ये खुल गया। इसके बारे में या तो यहीं मिल जाएगा लिखा, हाँ क्या चीज है, यही लिखते हैं, लिखा हुआ कहीं अबाउट है इसमें सेक्शन नहीं है, लिखते हैं EC2, ये लिख के देते हैं जनरली। नहीं, ठीक है। EC2 इंस्टेंसेस जैसे मैंने बताया क्या बोलते हैं कि आपका अनेक सिस्टम रहता है जो कि हमें मिल जाता है किसके थ्रू,
AWS के थ्रू, या फिर जो भी आप क्लाउड लेना चाहते हैं, सपोज AWS लेना चाहते हैं Azure या फिर GCP या फिर OCP, ऐसे बहुत सारे क्लाउड हैं। उसी Oracle वालों का क्लाउड है, GCP गूगल वालों का क्लाउड है, Azure माइक्रोसॉफ्ट वालों का है। सेम ऐसे आपके cPanel वगैरह बहुत सारे क्लाउड्स आते हैं। उनमें से एक है ये आपका किसका, अमेज़न का। अमेज़न है ना, सेट ऑफ रिसोर्सेज देता है बेसिकली। रिसोर्सेज इन द सेंस वो हार्डवेयर देगा, हार्डवेयर वो खुद से मैनेज करेंगे सब कुछ, रैम रूम वगैरह, डेटा सेंटर वगैरह। बाकी हमें इधर सर्विस दे देते हैं वो अपनी सारी चीज़ों को, मतलब वो हमें किराए पे दे रहे हैं बेसिकली। आप खरीद नहीं रहे हैं इसे, किराए पे ले रहे हैं बेसिकली। जब भी आप EC2 इंस्टेंस बनाओगे तो इसका मतलब आप AWS से क्या कहना चाह रहे हो कि हमें एक कंप्यूटर चाहिए जिसमें इतनी रैम होगी, सपोज 8 GB रैम या 4 GB रैम, और उसके बाद में सेट ऑफ उसका कुछ SSD या फिर हार्ड डिस्क जो भी रहेगी, मेमोरी, वो हमें किराए पे चाहिए। किराए पे कैसे, उस पे आप जो भी चलाओगे उसकी आपको बिल मिलेगा, ठीक है। अपन देखते हैं तो फिर जैसे ये EC2 इंस्टेंस है, तो जैसे माइक्रो सर्विस डिप्लॉय करते हैं वो Kubernetes से करते हैं, तो वो कहीं और करते हैं कि EC2 पे करते हैं Kubernetes से? नहीं, देखो अब इसमें भी 2 तरीके रहते हैं बेसिकली। एक तो आपका क्या बोलते हैं, ऐसा है कि सेल्फ मैनेज्ड बेसिकली। अगर मैं बात करूं, नोटपैड निकालूं, इलास्टिक बीन वगैरह है, उनकी कहना चाह रहे हैं? हाँ बेसिकली, हाँ इलास्टिक बीनस्टॉक वगैरह जो होती है, जैसे एक तो आपका रहता है क्या बोलते हैं EC2 इंस्टेंस है बेसिकली। अब EC2 इंस्टेंस क्या है, आपका एक खाली कंप्यूटर मिल गया आपको, कंप्यूटर मिल गया, एम्प्टी कंप्यूटर, ठीक है। अब इस पे आप क्या बोलते हैं, सेम लोकल के जैसे है ना, सेट ऑफ चीजें इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे आपको क्या चाहिए, जावा चाहिए, आपने जावा खुद से इंस्टॉल करी, AWS ने इंस्टॉल नहीं करी आपकी, करेक्ट। दूसरा आपको यहाँ पे क्या बोलते हैं, अगर सपोज मान लो आपको डेटाबेस चाहिए, MySQL चाहिए सपोज, तो MySQL भी आपने खुद से इंस्टॉल करा, करेक्ट। आपको चाहिए अब अपनी एप्लीकेशन चलाने के लिए, अगर आपकी एप्लीकेशन क्या बोलते हैं स्प्रिंग बूट वाली नहीं है, मतलब आपकी फैट जार नहीं है जिसमें कि टॉमकैट अवेलेबल नहीं है, तो आपको एक एप्लीकेशन सर्वर भी चाहिए होगा, राइट, अपनी एप्लीकेशन चलाने के लिए। तो आपने टॉमकैट खुद से इंस्टॉल करा। ये क्या हो गया आपका सेल्फ मैनेज बेसिकली, खुद से मैनेज कर रहे हो सब कुछ यहाँ पे। ठीक है। जैसे जावा इंस्टॉलेशन, MySQL, टॉमकैट वगैरह, ये सारी चीजें खुद से आप डाल रहे हो। एक सिंपल कंप्यूटर है, वहां पे सेट ऑफ थिंग्स डाल सकते हो। अब सेम तरीका क्या है जो आपने अभी एक क्वेश्चन पूछा मेरे से कि लोग क्या बोलते हैं डॉकर या फिर Kubernetes वगैरह पे ना एप्लीकेशन डिप्लॉय करते हैं, राइट। अब Kubernetes आपको क्या बोलते हैं सेल्फ मैनेज्ड चाहिए, या फिर क्या बोलते हैं AWS मैनेज्ड चाहिए। दोनों में डिफरेंस क्या है, सेल्फ मैनेज्ड में है ना कंट्रोल आपके हाथ में रहता है, AWS मैनेज्ड में है ना कंट्रोल ज्यादातर आपका AWS के हाथ में रहता है। आप बहुत सारी चीजें ट्वीक नहीं कर सकते AWS मैनेज्ड वाले केस में, मतलब आपको कंटेनर मिल जाएगा, उसके क्रेडेंशियल्स मिल जाएंगे, जाके उस क्लस्टर पे डिप्लॉय कर दो, बस इतना कर सकते हैं। ठीक है, नेटवर्किंग वगैरह है ना ट्वीक कर सकते हैं, लेकिन उसकी भी अंदर जाके नीचे सर्विसेज में चेंज करनी पड़ेगी। VRS यहाँ पे क्या है सेल्फ मैनेज में, आपने खुद से डॉकर इंस्टॉल करा, आपने खुद से Kubernetes इंस्टॉल करा, तो वो सास में आता होगा ना, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, वो सब कुछ करता है ना। हाँ AWS वाला जो सब कुछ देता है बेसिकली, ठीक है। ये बेसिकली आप खुद से कर रहे हो अपना पर्सनल सेल्फ मैनेज्ड में। तो आपको है ना, जैसे मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, अगर मैं देखूँ, मैं रीजन चेंज करूँ पहले, तो ये वाला रीजन था नहीं, US ईस्ट होगा शायद से मेरा रीजन। यहाँ पे कुछ ऐड करूं? नहीं, यहाँ पे देखता हूँ मैंने नहीं मैं एक्सप्लेन करूं कुछ यहाँ पे। हाँ कर सकते हो। कुबरनेट एक तो ऑर्केस्ट्रेशन जो टूल है हमारा, मतलब कि जो डॉकर वगैरह, कुबरनेट का फायदा क्या है ना, वो वेंडर लॉक नहीं होने देता। कल को AWS पे ना बोल, हमें बहुत AWS ने अपनी कॉस्ट बढ़ा दी सर्विसेज की, हम कह रहे हैं अब नहीं Azure पे चलते हैं। यदि आपने सारी की सारी जो CID CD मतलब कुबरनेट का यूज कर रखा है आपने, तो आप कुबरनेट की कोड को, स्क्रिप्ट को जाके Azure पे चला दोगे विद फ्यू मिनिमल चेंजेस। आप क्या करोगे, कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस करोगे और वो वहां पे चला जाएगा। बट जब आप इसकी ही यूज कर रहे हो तो आप वेंडर लॉक हो, समझ रहे हो। तो आप वेंडर लॉकिंग नहीं होने देता कुबरनेट आपको। कुबरनेट आपकी अलग सर्विस है, you have to install and then within
वो भी EC2 कहीं पे चलेगी, और फिर क्योंकि वो उसकी सर्विस नहीं है AWS की Kubernetes। तो सबसे बड़ा रीजन Kubernetes का ये है कि ये वेंडर लॉक नहीं है, इट्स अ डिफरेंट सर्विस। मैंने है ना क्या बोलते हैं, देखो आप यहाँ पे देखेंगे तो मैंने है ना 2 EC2 इंस्टेंस ले रखे थे, और ये माइक्रो वाले हैं, मैक्रो भी नहीं है ये। अब माइक्रो से बेसिकली ये इंस्टेंस टाइप्स हैं, आपके डिफरेंट टाइप्स रहते हैं इंस्टेंस, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका माइक्रो ही है, माइक्रो है, मैक्रो है, और भी इससे हायर भी आता है बेसिकली। माइक्रो में क्या है, आपका सिंगल 1 GB रैम रहती है, और साइज से थ्रेड्स कुछ मिलते हैं। देखो इसमें दिखाता हूँ, लिखा हो अगर तो ठीक है, नहीं लिखा हो जैसे सपोज मैं अगर करूँ ना यहाँ पे लॉन्च इंस्टेंस करके नीचे, तो इंस्टेंस क्रिएट कैसे करते हैं, कुछ भी नाम दे दो अपने सर्वर का, जो भी नाम चाहिए हमें। सपोज क्या बोलते हैं, अपन वापस से डालते हैं, एक वर्कर नोड और बना देते हैं। एक मैंने वर्कर नोड और बना दिया। अब मेरे को चाहिए क्या है यहाँ पे से, मैं उसका है ना OS चूज करूंगा बेसिकली, मेरे को अमेजन लिनक्स चाहिए, या फिर उबंटू चाहिए, या फिर मैक OS चाहिए, विंडोज चाहिए, कौन सा भी OS चाहिए तो मैं वो ले सकता हूँ बेसिकली। मेरे को सपोज से है ना उबंटू चाहिए। अब उबंटू में है ना ये इन्फॉर्मेशन भी देता है नीचे क्या क्या है अपने पास। माइक्रो में क्या है, फैमिली टाइप T3 है इसका। T3 मेजरली है ना आपका क्या बोलते हैं, माइक्रो में ही आता है। दो कोर का मेरा CPU है, 1 GB की मेमोरी है, तो इसलिए मेरे को कितना मिलेगा, फ्री मिलेगा। लेकिन अगर मेरे इस अकाउंट को 6 महीने से ज्यादा हो गए या साल भर का जो इन्होंने दे रखा है, तो उसके बाद में ये प्राइसिंग है मेरी, पर घंटे की कितनी चलेगी, $0.01। ठीक है। उसके बाद में ग्वालियर में एक महिला की झाड़ियों में कौन, कुछ नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे देखता हूँ मैं, चलो ठीक है। बाकी सबको कनेक्ट करना आता है ना AWS वगैरह, अगर जैसे कनेक्ट करने की बात होती है तो। अभी बहुत पहले करा था मैंने, एक बार सीखा था, और इसमें कुछ कमांड लाइन पे मेरे को मिल गया था कनेक्ट करने का। हाँ बेसिकली है ना, देखो मेरे पास है ना पुराने की पेयर पड़े हुए हैं अपने दूसरे इंस्टेंसेस के, मैं इसके लिए नया वाला की पेयर बना देता हूँ बेसिकली। क्या बोलते हैं, वर्कर नोड टू कर देता हूँ, ठीक है। क्रिएट की पेयर, ठीक है। .pem फाइल बनेगी इसकी, और .pem फाइल को है ना सपोज मैं कहीं पे डाउनलोड कर लेता हूँ, डाउनलोड्स, ठीक है। आ जाता हूँ, यहाँ होगा ना फ्लटर करके नीचे, ठीक है। यहाँ से डाउनलोड कर देता हूँ, ठीक है। ये मेरी फाइल डाउनलोड होके आ गई। यहाँ पर कौन सी फाइल है, PEM फाइल बेसिकली, जो आपकी क्या बोलते हैं, जिसमें आपकी है ना पब्लिक प्राइवेट कीज वगैरह रहती हैं, जिसके बेसिस पे आप AWS सर्वर को अपने को कनेक्ट कर सकते हो बेसिकली, ठीक है। और वो अपन ने चूज भी कर ली, राइट। अब आते हैं यहाँ पे, चलो ठीक है। लॉन्च इंस्टेंस, ये भी इंस्टेंस अपना बनना है, तो हमें लोकली PEM चाहिए होती होगी, उसके बाद तो PEM का कोई यूज ही नहीं है ना। हाँ, उसके बाद PEM का कोई यूज नहीं है, लेकिन आपको लोकली चाहिए बेसिकली कनेक्ट, CLI कनेक्ट करने के लिए। और यदि मुझे CLI यूज नहीं करना तो मैं क्लाइंट आईडी क्लाइंट सीक्रेट से यूज कर सकता हूँ। हाँ बेसिकली आप क्या बोलते हैं, यहाँ पे AWS का है ना खुद का कंसोल यूज कर सकते हो, अगर आप अपने सिस्टम से नहीं चलाना चाहते तो। और कोड से यूज करना तो PEM की जरूरत नहीं है, क्लाइंट आईडी क्लाइंट सीक्रेट। हाँ तब तो जरूरत ही नहीं है बेसिकली। जैसे आप ये देखोगे ना, तो ये सिस्टम मेरा चल रहा है, राइट, रनिंग है ना इंस्टेंस स्टेज बेसिकली। अगर मैं इसे कनेक्ट करना चाहता हूँ तो मेरे पास है ना, इसने ये मेरे को ये दी है। पहले तो अब इसकी परमिशन चेंज कर लेते हैं, किसकी, जिस जगह पे ये फाइल खोल रखी है ना, CMD, ये खोला और ये चला दिया मैंने, chmod इसमें चलेगा नहीं। विंडोज में क्या चलता है इसकी परमिशन चेंज करने के लिए, याद है किसी को? क्या चीज? विंडोज में है ना परमिशन चेंज करने के लिए कौन सी कमांड चलती है? पावर शेल चलाता हूँ ना, पावर शेल नहीं, इसमें भी चल जाना चाहिए। ChatGPT कर लो। हाँ
और विंडोज प्रॉपर्टी सिक्योरिटी एडवांस, ठीक है, क्लिक डिसेबल आइटम्स, ठीक है। अच्छा जी, ये उसी तरीके से बता रहा है। फिर तो इसमें जाओ, राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज में जाओ, सिक्योरिटी में जाओ, उसके बाद क्या था, प्रॉपर्टी सिक्योरिटी एडवांस, ठीक है। एडवांस के बाद एडवांस क्लिक डिसेबल इनहेरिटेंस, कहीं दिख रहा है डिसेबल इनहेरिटेंस वगैरह? डिसेबल इनहेरिटेंस ये रहा। अप्लाई, ओके ओके, ठीक है। अब आते हैं वापस से अपन अपने AWS पे, ठीक है। फिर उसके बाद में इनने ये कमांड दी है अपन को वापस से, राइट। और ये जिस जगह पर अपन बैठे थे यही चला के चेक करते हैं, चलेगी भी नहीं चलेगी। क्या क्या ये थी, सॉरी वो चला दिया, सेम है ना, ठीक है। यस, परमिशन टू ओपन, ठीक है। इट इज रिक्वायर्ड, ठीक है, दैट यू प्रोवाइड की फाइल इज आर नॉट, ठीक है। वाई अदर्स, ठीक है। दिस प्राइवेट की विल इग्नोर्ड, रोड की, ठीक है। बैड परमिशंस करके परमिशन इसकी है ना सही सेट नहीं हुई। प्रॉपर्टी सिक्योरिटी, अच्छा जी, डीप यूजर के लिए है ना, अलाउ, ओके अलाउ। देखता हूँ वापस से, इसको बंद करो। वापस से खोलते हैं, वापस से कॉपी करो, कुछ तो एरर आ रहा है। हम करके रहे हैं, कनेक्ट करने की सोच रहा था मैं EC2 इंस्टेंस को बेसिकली, और नहीं भी कनेक्ट करते हैं तो अपन यहीं से देख लेते हैं, बेसिकली यहीं देखते हैं। ये EC2 सीरियल सेक्शन नहीं होगा कनेक्ट, नहीं मेरे में उबंटू लोकल पे नहीं, ये मैं विंडोज चला रहा हूँ बेसिकली। ये आपका है ना बेसिकली इस तरीके से खुल जाएगा, अगर आप जैसे लोकल पे खोलोगे ना तो इस तरीके। ये तुमने लेफ्ट साइड क्या यूज कर रखा है, ये उसका, अच्छा ब्राउजर के टैब है ना? हाँ ब्राउजर के टैब है ये तो। ये ब्राउजर के टैब है तो तुम्हारा ये यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये तो तुमने पावर शेल के चलाया, तो ये यहाँ पे कैसे रजिस्टर हो गया? नहीं पावर सेल के थ्रू नहीं चलाया मैंने, पावर सेल के थ्रू है ना चल नहीं रहा था, तो फिर मैंने क्या करा कि AWS का ही कंसोल जो आता है ना खुद का वेबसाइट पे ही इनका, तो उसी को ही लॉगिन मार दिया बेसिकली। ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं अपन जावा से रिलेटेड कोई चीज चल रही है कि नहीं चल रही। ps-ef grep जावा, कुछ भी नहीं चल रहा जावा से रिलेटेड। एक आध प्रोसेस होगी तो होगी, लेकिन चल कुछ नहीं रहा। अब यहाँ पे जब भी आपको जैसे चाचा जो पूछ रहे थे क्या बोलते हैं आपका टॉमकैट इंस्टॉल करना है या फिर EC2 वो क्या बोलते हैं आपका डॉकर इंस्टॉल करना है, ये सारी चीजें आप इन सब जगह पे करोगे बेसिकली। ठीक है, देन जब ये लाइव हो जाएगा उसके बाद में आपको कहाँ आनी पड़ेगी पिक्चर बेसिकली। मैंने है ना सबको है ना एक बार एक कैनवा साइज से शेयर करा था मे बी,
AWS वाला शेयर करा था, किसी के पास पड़ा हुआ है वो? मैं देखता हूँ, कहीं पड़ा तो होना चाहिए। मैंने पूरी रिक्वेस्ट ट्रेसिंग थी उसमें। जो फिग्मा कॉम करके भेजा था वो। फिग्मा करके नहीं से पूरा का पूरा। अच्छा, मैं भेजता हूँ। उसमें है ना बेसिकली मैं उसके थ्रू ये क्योंकि वो लिनक्स पे है, मेरे इस पे नहीं होएगा शायद से, या फिर मैं इसको लॉगिन भी करता हूँ, देखता हूँ फिग्मा डिजाइन। हाँ, लॉगिन इस पे मिल जाएगा मेरे हिसाब से। क्राइम साइट है, कुछ तो दिक्कत हो गई है मेरे सिस्टम में, ये लॉगिन नहीं करने दे रहा बहुत सारी जगह पे। तो मुझे मिल तो गया है, मैं चैट बॉक्स ढूंढ रहा हूँ भेजने के लिए। यस, इसको भेज देता हूँ मैं टीम्स पे। इसमें तो लॉगिन हो ही जाएगा मे बी, क्योंकि मेरे जीमेल से ही है वो मे बी। ये वाला जो है ना, देखो अभी हमने कौन सी लेयर तैयार करी है बेसिकली आपकी, ये वाली लेयर तैयार करी है बेसिकली। अगर मैं बात करूं तो कौन सी वाली, विजिबल है ना? तो अभी हम जो लेयर तैयार कर रहे हैं वो इधर आपका क्या बोलते हैं लैम्डा हो सकता है, इधर आपका EC2 इंस्टेंस वो भी ऑटो स्केलिंग वाला हो सकता है, या फिर आपका EKS ये जो क्या बोलते हैं EC2 इंस्टेंस का क्लस्टर हो सकता है। अब क्लस्टर में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं ना कि आपकी एप्लीकेशन सिंगल इंस्टेंस पे आप 4-5 वो चलाओगे, क्या बोलते हैं रेप्लिका एक ही एप्लीकेशन के, राइट ना? सपोज मेरी एप्लीकेशन है पार्किंग वाली, अगर पार्किंग वाली एप्लीकेशन है, मेरे को लोड डिस्ट्रीब्यूट करना है कि मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही है 1000 या 10,000 रिक्वेस्ट आ रही हैं, तो हर इंस्टेंस बेसिकली आपका है ना 2-2 हजार रिक्वेस्ट सर्व करेगा। तो अगर मैंने अपने एप्लीकेशन के 5 के 5 इंस्टेंस सेम ही EC2 इंस्टेंस पे चला दिए, तो क्या मैं ऑप्टिमल बेनिफिट ले पा रहा हूँ क्या? मतलब क्या दिक्कत हो सकती है मेरे को अगर मैं सेम ही इंस्टेंस पे चला दूं तो? अगर मैं इंस्टेंस पे चला दे रहा हूँ तो दिक्कत यही हो सकती है कि अगर मेरा वो सेम ही इंस्टेंस है, अगर वो मेरा इंस्टेंस ही क्रैश करेगा, सपोज ये Ubuntu है, ये Ubuntu ही बंद हो गया, मेरा EC2 ही बंद हो गया पूरा इंस्टेंस, तो मेरी वो 5 एप्लीकेशन चलाने का कोई फायदा नहीं निकला ना मेरा तो। करेक्ट ना? दूसरी चीज ये भी हो सकती है कि सपोज मेरा ये वाला जो EC2 इंस्टेंस है इस पर्टिकुलर ये स्टॉकहोम्स करके नीचे लोकेशन पे चल रहा है, ठीक है, लेकिन मेरे सपोज अगर आप मान लो कि स्टॉकहोम्स पे है ना मेरे 1 लाख यूजर हैं, 1 लाख मेरे यूजर क्या बोलते हैं टोक्यो में भी हैं, तो मैं क्या करूंगा कि मैं अपना सर्वर टोक्यो में भी रखूंगा, राइट ना? एक EC2 इंस्टेंस वहां पे भी रख लूंगा। अब ऐसा करूंगा क्यों? क्योंकि अगर मान लो कि कोई यूजर आता है और वो सपोज मेरी वेबसाइट को है ना रिक्वेस्ट करता है, तो जो स्टॉकहोम्स वाले यूजर हैं आपके, वो उनके लिए है ना क्या बोलते हैं स्टॉकहोम्स पास पड़ेगा, तो बेहतर ये है ना कि मैं इस वाली EC2 इंस्टेंस से सर्व करा दूं वो सारी रिक्वेस्ट, राइट ना? हाँ, मोर ओवर इसी अकॉर्डिंग सिलेक्ट करते हैं, लेकिन इनमें से मेरे को ये नहीं पता कि इंडिया के लिए ना कौन सा वाला सर्वर है। हाँ, ये है मुंबई वाला। दूसरा ऐसा भी होता है आपका, आप ये नहीं सोचेंगे क्या बोलते हैं कि ये आपका सिर्फ मुंबई में रखा है। अब मुंबई से है ना गुड़गांव है ना बहुत ज्यादा दूर है, लेकिन गुड़गांव में बहुत सारी कंपनियां हैं, तो इनने नाम जरूर मुंबई डाल रखा है, लेकिन ये गुड़गांव में भी अपना क्या बोलते हैं प्राइवेट डेटा स्टोर रख रखे हैं, सर्वर बना रखे हैं AWS वाले। जो यूजर बेस है ना गुड़गांव का या नोएडा दिल्ली NCR का, बेसिकली वो सर्व होता है गुड़गांव वाले डेटा सेंटर से इनका। ठीक है, अब अपन दूसरी जगह चल दिए थे। बाकी मैं ये बता रहा था कि EC2 इंस्टेंस आपका क्या बोलते हैं एक सिंपल लोकल कंप्यूटर टाइप का है, जहाँ पे आप सेट ऑफ अपनी रिक्वायर्ड एप्लीकेशंस
और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं, चाहे तो जावा एप्लीकेशन चलाने के लिए, चाहे आपकी जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसे चलाने के लिए, एप्लीकेशन जिसमें भी डेवलप्ड है। हम एज अ जावा डेवलपर जावा में डेवलप कर रहे हैं तो हम यहाँ जावा इंस्टॉल करेंगे। अगर हम स्प्रिंग बूट में एप्लीकेशन नहीं बना रहे हैं, सर्वलेट वगैरह हम बना रहे हैं, या फिर आपका क्या बोलते हैं जर्सी वगैरह हम बना रहे हैं, तो आप रिस्पेक्टेड क्या बोलते हैं एप्लीकेशन सर्वर इंस्टॉल करेंगे। ये हो गया आपका क्या बोलते हैं ट्रेडिशनल डिप्लॉयमेंट। ट्रेडिशनल इन द सेंस जब आपका डॉकर नहीं आया था, कुबरनेटिस नहीं आया था, तब ऐसा कुछ कर देते हैं हम। और AWS से भी पहले आने से पहले लोग क्या करते थे, खुद के है ना इन हाउस इंफ्रा रखते थे। बेसिकली इन हाउस इंफ्रा मतलब पहले हमने देखा होगा, और गलती से पहले वाले कंपनीज में या अभी भी बैंक्स में आप जाएंगे ना, तो एक अलग से उनका सर्वर रूम बना हुआ रहता है, वहां पे उनका सब कुछ रखा रहता है, रैम वैम फिजिकल रैम इंस्टॉल्ड रहती है उनकी पूरी की पूरी सर्वर रूम में। हार्ड ड्राइव्स रखी रहती हैं बहुत सारी बड़ी बड़ी, रैक्स वगैरह बना के रखते हैं वो पूरी की पूरी हार्ड ड्राइव्स की, और सेम रैम की भी रैकें बना के रखते हैं वो। ठीक है, दूसरा तरीका ये है। अब इस पर डिप्लॉय कैसे करना है एप्लीकेशन आपको बेसिकली, राइट ना, यही डाउट होगा ना बेसिकली, सब कुछ मैं इंस्टॉल कर दूं फिर इस पर डिप्लॉय कैसे करूंगा ना। ठीक है, अब डिप्लॉय करने के ना 2-3 तरीके हैं। 2-3 तरीके कैसे, अगर आप CI/CD के थ्रू डिप्लॉय करना चाह रहे हैं कोई भी अपनी एप्लीकेशन को, देखो पहले तो है ना आप क्या करते हैं बेसिकली, ये मैंने यहाँ खोल रखा है, किस जगह पे, इस ब्राउजर टैब में खोल रखा है। अगर ये मैं ब्राउजर टैब में नहीं खोलता, मेरा ये क्या बोलते हैं उसमें खुल जाता, पावर सेल में खुल जाता, तो मैं ऑब्वियसली अपनी लोकल से जो कॉपी थी वो मैं यहाँ पे डाल सकता था। इसकी जार फाइल की, राइट ना, जार ही तो चलाऊंगा मैं, जार चलाऊंगा या वॉर फाइल चलाऊंगा, अपलोड कर देते हैं अपन, वहीं से पुश मार देते हैं। करेक्ट, वहीं से पुश मार देता मैं। ठीक है, अगर मेरे पास मैं विंडोज वाला सर्वर लेता, जैसे मैंने ये Ubuntu लिया, अगर मैं विंडोज वाला लेता तो मेरे पास क्या आता है आपका जो वो आता है ना, क्या बोलते हैं आपका LTP वगैरह वाले वो आते हैं ना टूल्स वगैरह, जिसके थ्रू आप कॉपी पेस्ट वगैरह करते हैं बेसिकली सर्वर टू सर्वर। बिन SCP करके नीचे कुछ होता है शायद से, बिन SCP होता है, हाँ बिन SCP, बिन 11 करके ऐसे 2-3 टूल आते हैं, तो उसके थ्रू आप कॉपी पेस्ट करते हैं सर्वर्स पे बेसिकली कनेक्ट करके नीचे। उसका पोर्ट साइज से 22 रहता है डिफॉल्ट मेरे हिसाब से तो। हाँ जनरली वहां पे सर्वर से कॉपी करना और उस पर डालना बेसिकली। पुट्टी से कर लेते हैं अगर कमांड बेस्ड करना होता है। हाँ, अगर पुट्टी से भी कर सकते हैं आप, पुट्टी भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये इस पे खुला हुआ है, अगर उस पर खुल जाता ना परमिशन का इशू नहीं आ रहा होता तो मैं वो भी दिखा देता। सिंपल सी CP कमांड है, और क्या बोलते हैं जिस जगह पे कॉपी करनी है वो लोकेशन आपको देनी होती है। ठीक है, जब अगर वो फाइल मेरी यहाँ आ जाएगी बेसिकली, राइट, यहाँ पे आ गई, यहाँ पे सपोज मेरे को कुछ दिखेगा ऐसे करके नहीं से .war या फिर कोई करके नहीं से ऐसे दिखेगा, राइट, ऐसे दिखेगा, राइट ना। सेम स्प्रिंग बूट की एप्लीकेशन की जो जार फाइल्स वगैरह बनती हैं, अब कौन सी वाली फाइल कॉपी करनी पड़ती है वो हम यहाँ से पता करेंगे। टारगेट से जाके नहीं से आपको ये विजिबल है ना यहाँ पे, देखता हूँ टारगेट मैंने बना रखा, बिल्ड वगैरह चला रखी है उसकी कभी तो। नहीं यहाँ पे ना, नहीं बना रखी ना, ठीक है, लेकिन जब भी आप है ना इसको बनाएंगे ना, सपोज एम्बियन के लिए क्या जावा एनवायरनमेंट सेट ही नहीं है। ये PDC मैं क्या कर रहा हूँ पता चल रहा है ना? नहीं मुझे नहीं पता चल रहा। मैंने इस पे क्लिक क्यों करा? ये क्या है? ये इक्लिप्स इंटेलिजेंस चलाया तुमने? इक्लिप्स इंटेलिजेंस चलाया है ये एम वाला निशान का मतलब क्या चीज है ये? ये तो कंसोल चलता है ना उसमें तो। स्प्रिंग बूट की एप्लीकेशन के है ना, क्या बोलते हैं, कुछ बताओगे मेरे को क्या बोलते हैं, बिल्ड वगैरह क्या करते हो क्या नहीं करते?
चलो इसमें तो अभी मेन failure क्लास से चला देते हैं तो कंसोल पर दिख जाता है। ठीक है। अब जब आप ऐसे इस तरीके से चलाते हैं ना तो बेसिकली आपकी जार फाइल बनती है, इसमें अभी नहीं चल रही और डीजी स्क्रिप्ट टेस्ट चलेगा नहीं क्योंकि मेरा जावा होम है ना अभी सेट नहीं हो रखा विंडोज में, वो मैं रन टाइम पे चेंज करता हूँ जब भी मेरे को करना होता है। तो 2-3 टेस्ट केसेस फेलियर है मेरे, जैसे 3 टेस्ट केस थे, 2 उनमें से फेल हो गई। तो आपकी क्या बेसिकली है ना, जो आपकी ये वाली फाइल रहती है ना यहाँ पे, यहाँ नहीं, कहाँ चला गया, हटा दी क्या उन्हें। आप इसमें देखेंगे ना टारगेट में जाके नीचे आपकी एक जार फाइल बन जाती है, राइट ना। जार या बार जो भी आपकी क्या बोलते हैं फॉर्म में आपने जो लिख रखा होगा कि आपकी हाँ, बन जार जाती के वॉर बननी है, राइट। डिफाइन ये यहाँ से होता है। अगर हम बात करूं पैकेजिंग करके नीचे आप लिखते हो कि किस तरीके का पैकेज बनना है, इसका जार बननी है कि वॉर बननी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मोनोलिथ या फिर किसी भी चीज से। देखो सबसे पहले जब आप एप्लीकेशन बनाते हैं ना तो स्टार्टिंग में ना उसको डिप्लॉय कर देते हैं, ठीक है। डायरेक्टली आप चाहे मैनुअल कर लो चाहे ऑटोमेटेड कर लो, लेकिन ज्यादातर लोग स्टार्टिंग में क्या करते हैं उसको मैनुअल डिप्लॉय करते हैं उसका बिहेवियर चेक करने के लिए। अगर आपको ऑटोमेटेड चाहिए तो उसके लिए पूरी CI/CD पाइपलाइन लिखनी पड़ेगी, करेक्ट ना। CI/CD पाइपलाइन लिखोगे, अब CI/CD पाइपलाइन लिखोगे तो उसमें टाइम लगेगा, तो टाइम क्यों बर्बाद करना। पहले जब मेरी एप्लीकेशन स्टिल इन डेवलपमेंट फेज में है तो मैं डायरेक्ट जाकर नीचे टेस्ट कर सकता हूँ ना कोई कैसा बिहेव कर रही है। CI/CD की जरूरत जब पड़ेगी ना जब वो मेरी एप्लीकेशन चलने लग जाएगी, यूजर्स यूज करने लग जाएंगे, मेरी बहुत बड़ी टीम हो जाएगी, लोग वापस से डिप्लॉयमेंट जल्दी करना चाहेंगे, मल्टीपल लोग डिप्लॉयमेंट करना चाहेंगे, राइट है कि नहीं। करेक्ट, यहाँ पे ठीक है। आप चलाते कैसे इसे, अगर ये स्प्रिंग बूट की एप्लीकेशन होती जावा आइकन जार करके नीचे और ये चला देते, राइट। हाँ, सिर्फ बिना एससीपी या फिर कोई भी आपका सीपी करके नीचे जो भी कमांड रहती है लिनक्स की या फिर कुछ भी, उसका सिर्फ इतना सा काम है कि यहाँ पे आप अपनी फाइल डाउन पहुंचा दें बेसिकली, क्योंकि आपको चलानी तो यहीं पे है ना ओवरऑल आपका AWS पे, राइट। ठीक है, अब सपोज मानते हैं अपन नहीं, देखो जब आपको है ना ये तरीका पता है ना जो मैं बता रहा हूँ, इस तरीके के पते होने से सिर्फ आपका एक बेनिफिट है कि आपको ये पता होगा कि इसमें कितना दुख दर्द है ये सारी चीजें करने में, ठीक है। इसलिए CI/CD पिक्चर में आ गया। अगर आपने इस तरीके से नहीं करा ना तो आपको कभी जिंदगी में पता ही नहीं चलेगा कि आपकी एब्स्ट्रैक्शन लग गया ना। ये तो हमने बेसिकली ये कर क्या रहा है, अगर मैं कोई भी क्लाउड प्रोवाइडर की बात करूं, चाहे तो AWS, चाहे आपका क्या बोलते हैं एजोर हो, चाहे आपका GCP हो, वो आपका है ना बेसिकली है ना आपको यूजर समझ रहा है, आपको डेवलपर समझ ही नहीं रहा, करेक्ट ना। अगर वो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस बेचने लग गया ना, ठीक है, सास बेस्ड प्रोडक्ट बेचने लग गया, आपने उनका ही क्या बोलते हैं Kubernetes यूज कर लिया या इलास्टिक बीनस्टॉक यूज कर लिया, लैम्डा यूज कर लिया एप्लीकेशन चलाने के लिए, तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस आपको बेच रहा है तो आप तो उसके लिए यूजर हो गए ना, आपको तो उसने डेवलपर माना ही नहीं। उसका चार्ज भी शायद ज्यादा ही रहता होगा। हाँ, चार्ज ज्यादा रहता है ना, पैसा ज्यादा लेते हैं ना, वो खुद से मैनेज कर रहे हैं। और दूसरी चीज फिर उस पर आप तमाम चीजें लगाओ। यहाँ तो आपने क्या करा, अगर आपके पास EC2 इंस्टेंस है, आप लॉग वॉग फटाक से अपने खुद ही देख लो पूरे के पूरे इंस्टेंस में चला के, राइट ना। आप ऐसा नहीं है कि अदर सर्विसेज में नहीं देख पाएंगे, लेकिन अदर सर्विसेज में भी देख सकते हैं, लेकिन उनके पता अलग से डैशबोर्ड लेने पड़ रहे हैं। फिर आप क्या बोलते हैं अपने AWS क्लाउड वॉच वगैरह पे सेटअप कर रहे हो उनकी सब कुछ चीजें, ठीक है, तो क्लाउड वॉच के अलग से पैसे लग रहे हैं। फिर अगर आपकी छोटी मोटी एप्लीकेशन है तो आप सिंपल इसी तरीके से चला सकते हैं, राइट। अब अपन उस पिक्चर पे आते हैं कि इसमें ऐसा क्या खराब था कि मैंने EC2 इंस्टेंस को छोड़ा अपने एंड से। दिक्कत क्या थी, दिक्कत ये थी कि अगर सपोज मान लो मेरे को अपनी एप्लीकेशन है ना क्या बोलते हैं 10 जगह चलानी है, तो ऑब्वियसली इन 10 लोकेशंस पे चलानी है,
मेरे पास, मैंने ये सोचा मेरी एप्लीकेशन वर्ल्ड वाइड है, ये जितने भी सर्वर्स हैं या फिर जितनी भी लोकेशंस हैं, मैं सब जगह है ना अपने यूजर को है ना बहुत जल्दी डेटा प्रोवाइड कराना चाहता हूँ। डेटा प्रोवाइड करने का मतलब ये है फास्ट रिस्पॉन्स चाहता हूँ मैं हर एक जगह से। फास्ट रिस्पॉन्स कब लगेगा? जब क्या बोलते हैं वो सर्वर उस पर्टिकुलर यूजर की नियरेस्ट लोकेशन पे होगा, राइट? राइट। एक ही नहीं। अब देखो अपन इस डायग्राम से वापस से समझते हैं, ठीक है? इसमें बेसिकली करता तो यही है, ठीक है? अब ये देखो, ये जो है ना आपका बेसिकली ये वाला जो कंपोनेंट है क्लाउड फ्रंट, राइट? इसका मुख्य काम ये रहता है कि उसके नियरेस्ट सर्वर खोज के लेके आना, या नियरेस्ट लोकेशन से डेटा उठा के लेके आना। अगर उसे क्या बोलते हैं, ये बंदा क्या करेगा, जब भी मेरे क्लाइंट ने रिक्वेस्ट मारी, सपोज HTTP:/8080 और क्या बोलते हैं /get users करके, नहीं अपन एपीआई में बात करते हैं, अपन उसकी बात कर ही नहीं रहे फ्रंट एंड की वेबसाइट कैसे चलती है। अपन बात करते हैं कि अपन ने अगर सपोज एक गेट रिक्वेस्ट मारी, वो गेट रिक्वेस्ट कहाँ करा, सबसे पहले उसने चेक करा कि क्या बोलते हैं वो गेट रिक्वेस्ट मेरी लोकली तो नहीं बनी पड़ी। ब्राउजर चेक करता है ना, ये तो हमारा खुद से हमारा सिस्टम ही चेक करता है बेसिकली मेरी लोकल मशीन। अगर वो मेरे इस पर्टिकुलर ब्राउजर में ही कैश होके पड़ी है और क्या बोलते हैं अगर वो लोकल ही है, तो वो वहीं की वहीं रिटर्न कर देता है उसे, अगर वो उसके कैशे में होती है तो। अगर वो वहां पे भी नहीं है वो रिक्वेस्ट, तब वो कहाँ जाती है आपके क्या बोलते हैं डीएनएस राउटर पे बेसिकली जाती है। इसके बीच में आपका आईएसपी वगैरह भी आ जाता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वगैरह, ठीक है? तो जैसे मतलब मैंने यहाँ अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ ना इस पे, कुछ भी एंटर भी मार रहा हूँ, तो सबसे पहले ये मेरे राउटर मेरे पहले लोकल पे चल रहा है, उसके बाद में मेरे राउटर पे जा रहा है जो मैंने एयरटेल का प्रोवाइडर ले रखा है, वो प्रोवाइडर फिर जाके नीचे आपका ये डीएनएस बीएनएस पे जाएगा, क्योंकि रिजोल्यूशन भी तो करना पड़ेगा, आपकी आईपी वाईपी निकलेगी जो भी। प्रदीप, जब ब्राउजर हिट करेगा तो दो चीजें, एक तो फ्रंट एंड है, एक बैक एंड है। तो फ्रंट एंड की जो भी रिसोर्सेज है लाइक इमेजेस समथिंग, वो हम लोग मतलब नियर बाई डीएनएस पे रख लेते हैं, ठीक है? सीडीएन पे। तो अब अभी ये जो आप बोल रहे हो ब्राउजर रूट S3 DNS है, ये क्या कर रहा है? ये हमें सर्वर पे रूट कर रहा है या फ्रंट एंड के सर्वर पे रूट कर रहा है? जो अब आपने है ना क्या बोलते हैं, समझ में अगर ऐसे करके नहीं चाहता हूँ, सपोज यहाँ देखो, अगर मैंने ये लिखा HTTP: और सपोज मैंने यही हिट करा, करेक्ट? आपका यही करके नहीं, ठीक है? अब जब मैंने हिट करा तो उसको ये तो पता नहीं है कि क्या बोलते हैं इसमें क्या आईपी छुपी हुई है, क्योंकि जितना भी आपकी वेबसाइट्स का या फिर किसी भी चीज का रिजोल्यूशन होता है वो पर्टिकुलर आईपी एड्रेस से रिजोल्यूशन होता है, राइट? ठीक है। तो इन पर इस डोमेन पे कौन सी आईपी मैप्ड है, करेक्ट ना? तो वो सारे रिजोल्यूशन कौन करेगा आपका, ये जो राउटिंग वाली चीज चल रही थी ना अपनी किधर गया डीएनएस, ठीक है? ये डीएनएस रिजोल्यूशंस वगैरह आपका यहाँ पे होता है बेसिकली। मैं उसकी कमांड भूल गया, नहीं तो मैं आपको विंडोज पे दिखा देता। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, तो ये रूट S3 DNS है, मैंने जैसे अपनी वो बनाई वेबसाइट बनाई, तो मुझे ऐसे नहीं, ये 53 डीएनएस लिखा हुआ है। अच्छा 50, तो ये सर्विस मुझे यूज करनी है, मुझे क्यों यूज करनी है? तो नहीं, ये आपको नहीं, आपकी पिक्चर यहाँ तक है ही नहीं बेसिकली, राइट? ये मतलब यहाँ ये तक भी नहीं और यहाँ तक भी नहीं है आपकी। हाँ, क्लाउड फ्रंट तक भी नहीं है। ये एक कॉमन जहाँ पे साइट हम AWS पे डाल रहे हैं, तो AWS यूज कर रहा होगा। हाँ, पर मैं ना इसके पैसे दे रहा हूँ ना मुझे इससे मतलब है, राइट? करेक्ट, आपको इससे कोई मतलब नहीं है। इसके पैसे लगते हैं क्लाउड फ्रंट के, लेकिन मैं आपको बता दूं क्लाउड फ्रंट जो होता है वो पैसे लेता होगा, तो वो इंक्लूड होते होंगे डीएनएस के अंदर ही, राइट? जो हम डीएनएस ईयरली या मंथली जो AWS आपका है ना बेसिकली, आपकी इसमें देखो मैं आपको है ना AWS सर्विसेज में दिखाता हूँ। जैसे आप जाओगे ना, यहाँ लिखोगे आप क्या बोलते हैं ये देखो आप, क्लाउड फ्रंट जो है दैट्स नॉट अ एपीआई गेटवे। हाँ, ये एपीआई गेटवे नहीं है, लेकिन एपीआई गेटवे जैसे भी काम कर सकता है। ओके, एपीआई गेटवे तेरा है, तो ये आपके जैसे आप हिट करोगे फ्रंट एंड को, तो सबसे पहले क्लाउड फ्रंट का ही यूज होगा, राइट? हाँ, बेसिकली पोस्ट डीएनएस रिजोल्यूशन के बाद में। ओके, एंड ये सर्विस हम यूज नहीं करते, बट ये सर्विस के पैसे लगते हैं। हाँ, हमें क्रिएट करनी पड़ती, बनानी पड़ती है सबको सर्विसेज, ये मतलब आपको बनाना पड़ता है।
तो फिर तो हम ही यूज कर रहे हैं ना, ये बनानी पड़ेगी तो। हाँ बेसिकली नहीं, देखो ये है ना, देखो इसके दो तरीके हैं। अगर आपने नहीं क्रिएट करा ना तो AWS खुद से करके देता है ये सब चीजें, लेकिन अगर आप क्रिएट करते हो ना तो आप अच्छे से मैनेज कर पाते हो मैनुअली क्रिएशन के थ्रू। तो इसके अंदर क्या क्या चीजें कर सकते हैं क्लाउड फ्रंट इसके अंदर? मैं भाई इसके ना वो भी बना लेना कि हमने क्या क्या मतलब क्लाउड फ्रंट डिस्कस किया, तो खुद से भी पढ़ेंगे ना फिर। हाँ नहीं, अगर आप जो इसमें से है ना एक एक कंपोनेंट भी उठाएंगे ना तो आपका पूरा AWS खत्म हो जाएगा, पहले डिप्लॉयमेंट खत्म हो जाएगी। अच्छा, ये शेयर भी कर देना तो। नहीं ये ऑलरेडी है, शेयर तो है, क्योंकि ये मेरे आईडी पे ही पड़ा हुआ था, मैंने बनवाया था ये ChatGPT से। सर्विस है ये तो, मतलब देख लेते हैं ना अपन। मैंने बनाई थी लेकिन डिलीट मार दी, नहीं तो मैं दिखा भी देता, क्योंकि इसके पैसे लगते हैं, इस वजह से डिलीट कर दी थी मैंने इसे। देखो ये है ना, चूज प्लान वगैरह आ गए ना, पैसे के लिए बात करने लग गई। क्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन, पैसे के लिए हाल पैसे चिल्ला देते हैं ये लोग, इसीलिए मैंने बंद कर दिया था इसको। लेकिन फिर भी बहुत बड़ी चीज है ना, आप ये देखो $0 पर मंथ 1 मिलियन रिक्वेस्ट सर्व कर सकता हूँ, 100 GB डेटा, और क्या लोगे स्टार्टिंग में। और ये इसके फीचर्स हैं बेसिकली, जो अगर मैं बात करूँ ना, जो मैं अभी बताते जा रहा था बेसिकली, DNS और उसके बाद में रिजोल्यूशंस वगैरह, कैशिंग वगैरह, जो आप यहाँ देखोगे ना, जो मैंने इसमें लिख रखे हैं, ये करता क्या क्या काम है। या तो ये S3 बकेट से उठा लाएगा स्टैटिक, जो भी आपका मटेरियल होगा आपने रख रखा होगा, राइट। ठीक है, नहीं तो ये क्या बोलते हैं, कैसे, अगर कैसे मिस हो गई, ठीक है, नहीं तो अगर कैश्ड है तो वो इस वाली लाइन से उठा के लाएगा। ये बोला ना कैसे हिट हो गई, कैसे उठाएगा तो वहां से कैसे स्टोर से उठा लेगा। अगर कैसे नहीं हिट हुई तो क्या बोलते हैं, मिस होगी तो उसके केसेस में ऐसे चलेगा फिर पूरी दुनिया। अब आप सोच रहे हो कैसे है ना, पैसे भी बचाती है कैश्ड मेमोरी, ऐसा नहीं है सिर्फ परफॉर्मेंस एनहांसमेंट करती है। आप इस डायग्राम से है ना समझ पाओगे और रीजन भी दे पाओगे किसी को, क्या बोलते हैं कैशिंग है ना, पैसे कैसे बचाती है। प्रदीप इसको शेयर किया है हम लोगों के साथ? हाँ करा हुआ है मैंने अभी डिस्कशन में भी शेयर कर दिया है, अभी मनीष अभी भी तो करा है मैंने। डिस्कशन मतलब कहाँ पे? यहाँ पे टीम्स पे डिस्कशन ग्रुप है हमारा। हाँ ठीक है, ओके। ये पैसे कैसे बचाती होगी, जस्ट मैं अभी सोच पा रहा था उसको। ये सर्विसेज यूज ही नहीं करेगी ना फिर कैसे? Exactly, ये जो आपके है ना, ये सारी चीजें कुछ भी नहीं हुई ना, आपका इंटरनेट API गेटवे यूज हुआ, ना VPC यूज हुआ, ना पब्लिक सबनेट वगैरह कुछ भी नहीं यूज हुआ, करेक्ट ना। सीधा जाके नीचे यहाँ से उठाया और बस भेज दिया, तो मेरी कंप्यूटेशन कॉस्ट तो लगी ही नहीं। कॉल कितनी देर चलेगी इसमें? तो पता नहीं कितनी देर तक चल जाती है। नहीं मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, तुम कितनी देर तक पढ़ाओगे? कितनी देर, कितने बज गए अभी? मेरे को कॉल है मेरी 9:30 पे, मुझे क्योंकि मेरा तो ऑफिस है ना। ठीक है, 4 मिनट में एंड कर देंगे, क्योंकि मैनुअल देखो, मैनुअल तो एक टाइम अपनी डिस्कस हो ही चुकी है ना, कि मैनुअल तरीके से कैसे करना है डिप्लॉयमेंट, राइट ना। तो कल हम इसका ऑटोमेटेड वर्जन डिप्लॉयमेंट देख लेंगे। ठीक है, मैनुअल इससे ज्यादा है नहीं, मैनुअल सिर्फ यही तरीका है, और उसके बाद में हम सेट ऑफ सर्विसेज देखेंगे कल, जो ऑटोमेटेड वाली हैं। सपोज अगर मैं बात करूं EC2 उस पे क्या बोलते हैं, इलास्टिक बीनस्टॉक पे कैसे होता है, लैम्डा फंक्शंस पे आप कैसे एप्लीकेशन स्प्रिंग बूट की डिप्लॉय कर सकते हो, जो इसमें ये कंपोनेंट्स थे आपके। ठीक है। तो जैसे आपने क्लाउड फ्रंट किया ना, तो ये सारी सर्विस हम यूज करते हैं एक सिंपल एप्लीकेशन के साथ, हर चीज करके देखते हैं। यदि हमारा कुछ बिल भी आता भी है, तुम्हारे अकाउंट से ही आता है, तो हम उसमें पे कर लेंगे, ठीक है। हाँ नहीं तो एक अलग एप्लीकेशन बना के चेक कर सकते हैं, क्योंकि देखो मैंने बना रखा है, मेरा सारा काम हो रखा है इसमें बेसिकली, मैंने सारा सब कुछ कर रखा है। अगर मैं इसको है ना, इसका मैंने बैकअप भी ले रखा है, इस पर्टिकुलर जो मेरा क्लस्टर बनाया था ना मैंने, ये पूरा का पूरा कंप्लीट, मेरी एक YAML फाइल बनी हुई है, मैं उसको जब चाहूँ तब AWS पे पटक सकता हूँ ले जाके, क्योंकि मैंने बंद कर दिया था तो बैकअप ले लिया था अपने सारे क्लस्टर का। आप कंटिन्यू कर लो, मुझे ड्रॉप करना पड़ेगा। कोई नहीं, हम भी कल ही करेंगे। कल अपन देखो, अभी अपन ने सिर्फ इसमें से है ना, EC2 क्लस्टर में से है ना सिर्फ EC2 निपटाया है। अब मैं क्लस्टर की बात कल करूंगा मैनुअल में ही, ठीक है ठीक है, कि क्लस्टर बनाने की जरूरत क्यों पड़ गई।
ठीक है, ठीक हम्म। धीरे धीरे ही करेंगे ताकि हम लोग भी कुछ चीजें चेक कर लिया करेंगे। नहीं तो और प्रदीप, तुमने जो छोटी एप्लीकेशन कोई भी बनाई, 2 एप्लीकेशन की मान लो, उसको क्लस्टर से पहले हम EC2 में एक तो कर दिया मैनुअल वे, दूसरा वे हो गया कि आपने गिट पे डाला, गिट से वो आपकी पाइपलाइन ट्रिगर की और ऑटोमेटिकली वो डिप्लॉय हो गया, राइट? राइट। एंड अब क्या हो गया कि अब मुझे करना है डॉकर का यूज, राइट? हाँ, डॉकर पे भी कर सकते हो। फिर डॉकर कर लिया, अब डॉकर के बाद आएगा कुबरनेटिस, या तो भी तुम उसको ऑर्केस्ट्रेशन टूल यूज करना चाह रहे हो, राइट? हाँ, देखो ये वाली जो करंट एप्लीकेशन है ये तो आपकी पूरी की पूरी डिप्लॉयड है एंड टू एंड, जैसे CLI सेटअप, डॉकराइजेशन ऑफ द इमेज, ठीक है, ECR पे चली गई, उसके बाद में क्लस्टर क्रिएट करा था मैंने, डिप्लॉय टू EKS करा था, फिर एक्सपोज सर्विसेज वगैरह, लोड बैलेंसर एक्सपोज करा था, ठीक है, ऑटोमेटिक डिप्लॉय, ठीक है, गिटहब एक्शंस के थ्रू करा था, स्केल के थ्रू HPA लगाया था मैंने क्लस्टर में कुबरनेटिस वाले में, ठीक है, सिक्योर कॉन्फ़िग वगैरह, कॉन्फ़िग मैप्स वगैरह में अपना क्रेडेंशियल्स वगैरह डाले थे, SSTPS इंग्रेस और ELB सेटअप करा था मैंने, ठीक है, ऑटोमेटिक लोड बैलेंसर, ठीक है, फिर मॉनिटरिंग क्लाउड वॉच प्रोमेथेस वगैरह चेक करा था मैंने। ये मतलब सारे काम में कर्म हो चुके हैं इसमें। ये कोड गिट पे है? हाँ, ये गिट पे है ना। ये भी शेयर करना एक बार डिस्कशन के अंदर। हाँ, जैसे आप यहाँ से चलोगे ना, सबसे स्टार्टिंग से करना कैसे है, AWS EKS डिप्लॉयमेंट गाइड फॉर स्प्रिंग बूट, इसमें सब कुछ लिखा पड़ा है, ऑटोमेटेड डिप्लॉयमेंट करनी कैसे है आपको, एक एक स्टेप। ठीक है, गिट रेपो को एक्सेस दे देना, वाला एक्सेस लिंक भी दे देना। हाँ, लिंक दे दूंगा मैं इसका। ओके। मामा और चाचा के पास तो शायद से होगा ही होगा। अरे है, लेकिन मैंने अभी, चलो मैं ले लूंगा, मैं दूसरी गिट आईडी बना ली है। ठीक है, मैं ड्रॉप इसका एक बार और शेयर कर दो, कोई नहीं, इसका पूरे का, इसको पब्लिक कर दो या फिर एक्सेस दे दो सबको, मुझे MC वाली आईडी पे भी दे देना। हाँ, मैं अभी दे देता हूँ। कैसी वाली आईडी में? MC.babulal है ना वो वाली। ठीक है, इसमें ना रेपोस एक कहाँ पहुँच गए हैं? अच्छा, हाँ, ये आ तो गया, ये वाला ना, हाँ, बैकएंड, ठीक है, ये इसमें आप जाके देखोगे ना, अलग से वो फोल्डर बना हुआ है AWS वाला, इसमें AWS से रिलेटेड